नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली आंसर राइटिंग की क्लास में आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 3 प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की मतलब धर्म के बारे में क्या अवधारणाएं थी, इसको डिस्कस करेंगे। गांधी जी और जिन्ना की धार्मिक अवधारणा में क्या अंतर था, वो होगा। देन इसके बाद में जो है हम चर्चा करेंगे कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत था उसने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के जो राजनीतिक आंदोलन हुए उनके लिए प्रेरक का कार्य किया था, स्पष्ट करना है। और तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि जो क्रिप्स मिशन था और कैबिनेट मिशन था, यह जो है ब्रिटिश शासन अपनी उदारता से नहीं बल्कि मजबूरी में लेकर के आए थे। इन 3 प्रश्नों पर जो है हमारी चर्चा होने वाली है। तो चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, मैं जो है मॉडल नहीं समझाऊंगा, मैं जो है इनके कॉन्सेप्ट आपको क्या करता हूँ, समझाने का कार्य करता हूँ। आप शब्दों की रचना जो है खुद करना सीखिएगा। आपको मॉडल आंसर जो है ये जो लिखा हुआ है ऊपर मैंने दिखाया है, यह है। जो भी लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। और आप चाहें तो यूट्यूब से ले सकते हैं। और यह जो है मॉडल आंसर है, ग्रुप उन्हें पैड वाले लोगों तक ही पहुंचेगा जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर आप भी आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये के शुल्क पर जो है ये आंसर राइटिंग की क्लास, आपकी कॉपी चेक करना, डेली उत्तर लेखन के लिए प्रश्न देना, ये कार्य जो है किए जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आता है। चलिएगा देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न कहता है हमारा, एक प्रश्न है धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के जो है प्रश्न है आपका। कैसा प्रश्न है देखना, कॉन्सेप्ट समझना, और आपके प्रश्न भी जो है उनको भी ध्यान में रख कर के जो कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे। धार्मिक जो है अवधारणा का पहला प्रश्न है, हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, इतिहास के आपके फैक्ट काम नहीं करते हैं। यहाँ आपको ऐतिहासिक जो है समझ जो है होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो धार्मिक अवधारणा में अगर देखेंगे तो एक तरफ पूछता है कि जो गांधीवादी दृष्टिकोण था, और एक तरफ पूछता है आपसे कि मोहम्मद अली जिन्ना का दृष्टिकोण था। इन दोनों के दृष्टिकोण में जो है क्या असमानता थी, ये आपसे जो है पूछ रहा है। देखिएगा, दोनों ही निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों लोगों ने क्या किया, धर्म का जो है राजनीति में प्रयोग किया। क्या किया, धर्म को जो है इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, किस में, राजनीति में जो है प्रयोग किया। ठीक है, दोनों ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों के क्या थे, अर्थ जो है अलग अलग थे। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, परिचय बनाना आना चाहिए कि गांधी जी और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े पक्षधर थे, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, धर्म का प्रयोग करते हैं। जहाँ इनका धर्म जो था, ये इनका धर्म जो है एक प्रकार का नैतिक अवधारणा थी। गांधी जी का जो धर्म था वो क्या था, एक जो है नैतिक अवधारणा थी। ठीक है, वह जो कहते थे सत्य को क्या मानते थे, धर्म मानते थे। गांधी जी अपने जीवन में 2 आदर्श जो है सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे, एक सत्य और अहिंसा। ठीक है, और इसी सत्य के जो है अनुपालन के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा को क्या किया, अपनाया। उनका मानना था कि सत्य जो है जीवन का क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सत्य जो है जीवन का क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और इसी को क्या कहते थे, गांधी जी ईश्वर कहते थे। जी हाँ, सत्य को जो है, जो निरपेक्ष सत्य है उसी को क्या कहते थे, गांधी जी ईश्वर कहते थे। और अहिंसा को वो मानते थे कि अगर सत्य जो है इस परमपिता, ये परमेश्वर है यानी कि भगवान है, तो भगवान तक जो पहुंचने का रास्ता है, पहुंचने का रास्ता क्या है, उसी रास्ते का नाम क्या है, अहिंसा है। गांधी जी से कहा था, अगर आपसे कोई कहे कि सत्य और अहिंसा में अंततः क्या चुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा छोड़ सकता हूँ, यानी कि दूसरे रास्ता का चयन कर सकता हूँ, लेकिन सत्य को जो है नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो सत्य उनका जो क्या था, ये साध्य था, यानी कि जीवन का लक्ष्य था। और उसे प्राप्त करने का जो तरीका था वो क्या था, अहिंसा के माध्यम से क्या करना, तरीका जो है प्राप्त करना। यही गांधी जी का मूल रूप से क्या था, धर्म था। यही जो है सत्य और अहिंसा, ये क्या था, गांधी जी का धर्म था। और वो कहते थे कि जिस राजनीति में ये धर्म नहीं है, ध्यान रखना, ये पूजा वाला धर्म नहीं कह रहे थे, जिस राजनीति में ये धर्म नहीं है, अर्थात जो धर्महीन राजनीति है, क्या है, जो धर्महीन राजनीति है, ऐसी राजनीति को क्या कहते थे, पाप है।
क्या कहते थे, पाप है। ठीक है, तो ये उनकी क्या थी, राजनीति थी, और इसके माध्यम से ही क्या करते थे, वह जो है प्रयोग करते थे। इसके अलावा दूसरी तरफ देखेंगे, अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक व्यक्ति आपको दिखेगा। अब मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो एक 1920 के आसपास अगर बात की जाए तो यह गांधी जी को यह एक प्रकार की चेतावनी देते हैं कि जो मुस्लिमों का 1919 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उसने कहा था कि ये धर्म की राजनीति पर, संप्रदाय की राजनीति पर गांधी जो है हिंदू मुस्लिम में ना पड़े, वह जो है एक क्या है, राष्ट्रवादी नेता है। ठीक है, ऐसी बातें करता है। लेकिन जब क्या होते हैं 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव। कौन से चुनाव होते हैं, 1937 में जब जो है प्रांतीय चुनाव होते हैं, इन प्रांतीय चुनावों का परिणाम आता है और इन परिणाम के फलस्वरूप जो गेरा प्रांत थे, उन गेरा में से जो है इनको एक प्रांत या एक में भी जो है सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलता है, इनको भूत चढ़ता है तब जिन्ना को। और जिन्ना क्या करता है 1937 के बाद में फिर 1940 में क्या करता है, एक सिद्धांत देता है। क्या देता है, एक सिद्धांत देता है। उस सिद्धांत का नाम है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या नाम है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न जो है पूछता रहे, जो पूछना है यही कीवर्ड होते हैं, यही क्या है घुमा फिरा करके जो है लिखना होता है। अगर मूल कॉन्सेप्ट पकड़ लिए समझ में आ जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जब राजनीति में दाल नहीं गली 1937 में, तब इसने क्या किया, 1940 में जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में क्या कहता है मोहम्मद अली जिन्ना कि भारत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म और मजहब ही नहीं हैं, जबकि यह दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो कि अलग अलग राष्ट्र का क्या करती हैं, समर्थन करती हैं। अर्थात ये दो धर्म ये नहीं, दो बल्कि क्या हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या लिया, धर्म का सहारा लिया। और इनका जो धर्म था वो सांप्रदायिकता पर आधारित था। किस पर आधारित था, सांप्रदायिकता पर आधारित था। मतलब कि दूसरे धर्म की हिंसा भी चलेगी और जो है अपने धर्म को, मतलब अपने व्यक्तिगत राजनीतिक टारगेट प्राप्त करने के लिए इन्होंने जिहाद का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इनको मारो और देश अलग लो, यह जो है अल्लाह का सिद्धांत है। काफिरों से जो है अपना हक लेना यह अल्लाह का सिद्धांत है। तो जिन्ना ने क्या किया, धर्म को जो है स्वार्थपूर्ण राजनीति में जोड़ने का कार्य किया, सांप्रदायिकता में। और अंततः वही हुआ कि अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। कौन सा दिवस है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे, मुस्लिम सॉरी मतलब एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जो थे, इसी हिंसा के दौरान कलकत्ता में जो है बीच रास्ते में लेटे हुए थे कि आपको अगर मारना है, लड़ना है, हिंसा करनी है तो आपको मेरे ऊपर से जो है जाना होगा। और ऐसी स्थिति में गांधी की जो है ये लेटना और वहाँ पर जो क्या करना, भूख हड़ताल करना, दोनों धर्मों को क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो इनकी जो ये धर्म था वो क्या था, सत्य धर्म था। और इसी के अनुपालन के लिए क्या करते थे, इसी धर्म के पालन के लिए वो क्या करते थे, सत्याग्रह व्रत जो है करते थे। क्या करते थे, सत्याग्रह व्रत करते थे। तो ये जो है दोनों में अंतर है। तो आप जो है प्रश्न अपने हिसाब से बना लेंगे। परिचय बताइएगा कि गांधी और जिन्ना दोनों ही क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बड़े नेता थे। कुछ भी परिचय बना दीजिएगा, जरूरी नहीं होता है। गांधी और जिन्ना दो निश्चित ही बड़े राजनीतिक नेता थे जिन्होंने क्या किया, धर्म में राजनीति में जो है धर्म की अवधारणा का प्रयोग किया। यद्यपि दोनों के उद्देश्य और सिद्धांत अलग अलग थे। थोड़ा सा एक पैराग्राफ में जो है गांधी जी के बारे में बता दीजिएगा कि गांधी जी के धर्म का अर्थ जो है सत्य, अहिंसा और नैतिक धर्म से है, जिसका उद्देश्य जो है निस्वार्थ था और सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। ठीक है, इनका लक्ष्य जो है किसी व्यक्तिगत ना हो करके, किसी पद और लालच को पाना ना हो करके, बल्कि ये कि सार्वभौमिक मतलब सबके विकास पर आधारित था। और वहीं जिन्ना की बात करोगे तो जिन्ना की धार्मिक अवधारणा गांधी से क्या थी, बिल्कुल अलग थी। जिसके अनुसार जो है
उन्होंने धर्म या संप्रदाय का प्रयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया और 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हुए 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। अंततः यह जो है भारत के विभाजन का क्या बना, आधार बना। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। चलिएगा, अब जो है आप क्या ऊपर मॉडल लिखा हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किस प्रकार से राजनीतिक आंदोलन का आधार बना। ठीक है, देखिएगा, एक सिद्धांत है जिसका नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ध्यान रखना इसके कई नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो ध्यान रखेंगे आप, ड्रेन वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है 1866-67 में क्या लिखी गई थी, एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। क्या नाम था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नाम का एक लेख था, मतलब एक उन्होंने लेख लिखा हुआ था और उस लेख का नाम था क्या, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। उस लेख में पहली बार जो है इन्होंने कहा कि भारत का धन जो है कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन की ओर जो है जा रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बिना प्रतिफल के क्या होना, मतलब उसका कोई प्रतिफल ना मिलना। जैसे कि हमारे यहाँ से धन निकल गया, बिना प्रतिफल के क्या होना, धन का निर्गमन होना या निकलना, धन का निकलना, ये क्या होता, धन निष्कासन का सिद्धांत है। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दरअसल बात ये थी कि भारत से जो है क्या किया जा रहा था, अंग्रेज़ों द्वारा जो है व्यापार किया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ से जो है पैसा कमा करके, चाहे वो अंग्रेज़ों की सैलरी हो, चाहे वो यहाँ से लाभ है का मतलब ब्याज का ऋण हो, या फिर जो भी टैक्स वसूली का हो, या फिर जो है जो कमाया इन्होंने लाभ हो, पूरा का पूरा पैसा ये कहाँ भेजते थे, यह जो है पैसा ये इंग्लैंड में भेजते थे। कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड में जो है भेजते थे। इससे क्या होता था, लगातार जो है हमारा पैसा इधर की ओर जाता रहा और हमारा धन जो है निकलता रहा, हम क्या होते रहे, गरीब होते रहे। तो आगे चल कर के आर.सी. दत्त नाम के जो है आर्थिक इतिहासकार हुए। आर.सी. दत्त, रजनी पाम दत्त जो है या रजनीचंद्र दत्त थे। इन्होंने भी बताया कि भारत की गरीबी का जो है क्या है, कारण जो है क्या है, ये धन का निष्कासन है। और आप जानते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की जो पुस्तक लिखी हुई है, भारत में गरीबी और उसका कारण जो ब्रिटिश शासन है, यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और उसमें भी इन्होंने जो है डिटेल में बताया हुआ है कि धन किस प्रकार से यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, जब ये अवधारणा जब दादा भाई नौरोजी ने दी तो सभी लोगों ने क्या किया, इस अवधारणा का जो है मतलब है पता चला, उनको क्या मिली, सभी को जो है उनको जानकारी मिली कि हमें ठगा जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, ये सभी भारतीयों को क्या मिली, जानकारी मिली। इसके बाद जो सभी को कहने का आशय ये है, भाई उस समय पर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो खासतौर से सभी कहने का आशय है बुद्धिजीवी वर्ग, जो भी 100, 200, 500 लोग रहे होंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे। तो धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी लोग थे वो क्या किए, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना जो है शुरू कर दिया। और जब ब्रिटिश नीतियों की आलोचना शुरू किया, देखना किसी के खिलाफ में अगर क्या करना है, लोगों को एक करना है, तो दूसरों की क्या निकालनी होती है, हमें कमियां निकालनी होती है। कभी नेताओं के भाषण वगैरह सुने हैं, सुने हैं तो आपने सुना होगा कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को क्या करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। तो धीरे धीरे आगे चल करके हमारे यहाँ पर क्या हुए, बड़े बड़े जो है आंदोलन होने लगे। क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। अब आंदोलन में एक तो शुरुआत में क्या हुए थे, उदारवादी आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे, उदारवादी आंदोलन हुए थे। उदारवादी आंदोलन में जो है हिंसा नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या होते हैं, डाटा होता है, फैक्ट होते हैं। जबकि उग्रवादी आंदोलन में सीधे जो है बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, वो अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया कि सरकार की आलोचना की। और सरकार की आलोचना कैसे करोगे, डाटा के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर। तो इस धन निष्कासन के कारण ही क्या हुआ कि बड़े बड़े आंदोलन हुए। फिर चाहे वो कौन कौन से आंदोलन हों, जैसे पहले आंदोलन की बात की जाए तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद में जो क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर क्या की गई, स्वशासन की मांग की गई, स्वशासन की मांग की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो गांधी जी ने भी क्या किया, आर्थिक आधार बनाया, आर्थिक आधार बनाया।
जैसे कि उन्होंने व्यापारियों के व्यवसाय के लिए जो है व्यापारियों के व्यवसाय के लिए इन आर्थिक आंकड़ों का प्रयोग किया, नमक को जो है केंद्र बिंदु बनाया, विदेशी वस्त्रों का जो क्या किया इन्होंने असहयोग किया। ये सब इसलिए किया ताकि इनकी आलोचना करके लोगों को क्या किया जा सके, एक किया जा सके। तो भले ही आर्थिक कारक उस समय पर जो है आंदोलन नहीं कर सका, लेकिन आगे चल करके उन्हीं आंकड़ों और उन्हीं डाटा का प्रयोग करके बड़े बड़े आंदोलन क्या किए गए, खड़े किए गए। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। क्या आएगा इस उत्तर में, सबसे पहले जो है परिचय आएगा, और परिचय हेडिंग नहीं जो है डालनी है, आपको सिर्फ लिख देना है शुरू से। परिचय में लिखोगे कि 19वीं शताब्दी में दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया धन निष्कासन का सिद्धांत अंग्रेज़ों की वास्तविक जो छवि थी उसको क्या किया, या वास्तविक जो उनकी मतलब ऊपर से खाका पहने हुए थे तो अंदर के उनके आंतरिक स्वरूप को उजागर किया और बताया कि ये क्या कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। और जब सभी को पता चलेगा कि हमें कोई लूट रहा है तो क्या करेंगे, उनका या तो साथ नहीं देंगे या फिर उनके खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे। तो इसके बाद में आपको 3 से 4 पॉइंट में मूल कंटेंट देना है, फिर आपको क्या करना है, अंत में निष्कर्ष देना है। जब ऐसे आप 3-4 पहलू बताते हैं तो अच्छा हो जाता है उत्तर। ठीक है, कैसा लिखोगे, तो यहाँ पर जो है देख मैंने मूल कॉन्सेप्ट जो है उसका बताया। ये लिखा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त द्वारा प्रतिपादित धन निष्कासन का सिद्धांत ने ब्रिटिश से औपनिवेशिक शोषण की वास्तविक चरित्र को उजागर किया। इसने राजनीतिक आंदोलनों को निम्नलिखित प्रकार से जो है प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन का विरोध करने में भारतीय नेताओं ने परोपकारी शासन के जो मिथक थे, जो मतलब ऐसा झूठा माना जा रहा है कि ब्रिटिश शासन जो है परोपकारी थी, के मिथकों को खारिज किया और यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण क्या है, यह शासन है, इसलिए इनके खिलाफ क्या करो, विद्रोह करो। देखिएगा ये प्रश्न जो है सामान्य प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना, इन्हें समझना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना इनके जरूरी हैं। आंदोलनों के बहिष्कार, इसी आर्थिक समझ के कारण 20वीं सदी में जो है स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशियों को जो है अपनाया गया। जन जागरण, ठीक है, जन जनागरण, गांधी जी ने असहयोग और सब्र अवज्ञा में गरीबी, लगान और नमक कर जैसे आर्थिक मुद्दों के माध्यम से जो है आम जनता, किसानों और व्यापारियों को क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। अब देखिएगा आप कैसा भी लिख लीजिएगा भाई, चाहे फॉर्मेट में लिख लो चाहे जैसा भी लिख लो, अगर मूल कंटेंट अगर इतना नहीं आ रहा है, अगर ये नाम नहीं आ रहा है, धन निष्कासन का सिद्धांत देने में दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं दे रहे हो, आपके उत्तर में ये शब्द नहीं मिल रहा है, आपका जो है ठीक है भाषा है, अब जो है इसमें एक शब्द ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अगर जो है ये स्वदेशी आंदोलन एक शब्द नहीं मिल रहा है, बहिष्कार नहीं मिल रहा है, गांधी जी के जो है आंदोलन नहीं मिल रहे हैं, तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर ये शब्द ढूंढता, अगर ये शब्द आपके जो है सही कॉन्टेक्स्ट में बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा दिखना चाहिए लिखने का, तो उसमें ध्यान रखें, तो कंटेंट में दम नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेगा। गंदा से गंदा उत्तर भी लिख दीजिएगा, अगर डाटा में दम है, कंटेंट में दम है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और किसी ने और पूछा था एक क्वेश्चन की, भाई चलिएगा बात करेंगे आगे, अभी जो है एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जो एक प्रश्न और है कि जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, देखिएगा एक था आपका क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन कब आया हुआ था, तो आप कहेंगे कि यह जो है 1942 में आया हुआ था। और देन इसके बाद में एक और है आपका, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। क्या नाम है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि यह जो आया हुआ था 1946 में आया हुआ था। प्रश्न कहता है हमारा कि ये दोनों मिशन जो लाए गए थे, ये अंग्रेज मन से नहीं लाए थे, ये उनकी मजबूरी थी। चलिए इनको जो है पोस्टमार्टम करते हैं और इनका जो है आगे पीछे का समझते हैं, ताकि जो है क्लियर हो जाए हमारा। अब अगर देखेंगे तो भारत में हम सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति देखें, क्या देखें, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, इसका समय कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका समय है 1939 से लेकर के 1945 तक जो है क्या चला था, ये विश्व युद्ध चला हुआ था। ठीक है, 45-46 तक जो है चला हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो भाई बीच में ही आ गया। जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सेना को जो है सीधे क्या कर दिया, विश्व युद्ध में भेज दिया। भारत की सेना को क्या किया,
भारत की सेना को जो है इन्होंने क्या किया, विश्व युद्ध में भेज दिया। और आप जानते हैं कि भारत में जो प्रांतीय स्तर की सरकार थी वो किसकी थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस जो है कुल 11 में से जो है 8 प्रांतों पर अपना क्या किए हुए थी, कब्जा किए हुए थे, बहुमत बनाई हुई थी, यानी कि सरकार तो कांग्रेस की थी। अब इनसे जो है ब्रिटिश सरकार ने सूचना भी नहीं ली। कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और कहा कि या तो हमें क्या कर दो, पूरी की पूरी सत्ता सौंप दो ताकि हम जो है सही से देश का मैनेजमेंट कर सकें, और हमारी बिना अनुमति के जो है हमारे देश की सेना तुमने भेज दी, जो है बहुत बड़ा गलत किया हुआ है। अंग्रेजों ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया देश में हो मच गया, आंदोलन होने लगे। ठीक है, आंदोलन होने लगे तो अंग्रेज़ों ने जनता को शांत करने के लिए 1940 में जो है एक प्रस्ताव लेकर के आए, और उस प्रस्ताव का नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। कहा कि भारतीयों ध्यान से सुनो भाइयों, हम जो है आपको क्या देंगे, स्वशासन देंगे। क्या देंगे, स्वशासन देंगे। तुम जो है यहाँ पर जो है शांति बना करके रखो, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है हम तुम्हें स्वशासन देंगे, और भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा पर भी जो है विचार करेंगे, ऐसी बातें लिख करके भेजते हैं। लेकिन भारत की जनता ने कहा सब उल्लू बना रहे हैं। तो ये जो बातें इन्होंने लिख करके भेजी हुई थी 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, ये भी थोड़ी ना उन्होंने शौक से भेजी हुई थी, ये भी मजबूरी थी, क्योंकि भारत में आंदोलन हो रहे थे। गांधी जी ने कहा ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, कहा लेकिन हम विरोध तो करेंगे। गांधी जी ने जो है बड़ा आंदोलन यहाँ पर नहीं किया, और आप जानते हैं 1940 में गांधी जी ने कौन सा किया, सक्रिय विरोध का जो है आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है सपोर्ट किया। यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह किए गए। फिर इसके बाद जो है क्या आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, और क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही बातें कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, थोड़ा सा जो है विश्व युद्ध खत्म हो जाए, हम क्या करेंगे, आपके लिए जो है संविधान निर्माण करेंगे, इसके लिए संविधान सभा होगी, आपके देश को क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। स्वतंत्रता के लिए सीधे नहीं लिखा हुआ था, मतलब यूं का लिखा हुआ था, स्वशासन टाइप का जो लिखा हुआ था, स्वशासन दिया जाएगा, और आपकी मांगें जो है पूरी की जाएंगी, और सभी को जो है उचित आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें लिखे हुए थे। स्टेप एंड क्रिप्स जो है ये प्रस्ताव लेकर के आया हुआ था, लेकिन नीचे जो है इसमें स्टार बना करके लिखा हुआ था इस लेख में कि ये सब मांगे जो है विश्व युद्ध के समाप्त बाद में जो है दी जाएंगी। इसी को गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की तो जिद थी कि हम पाकिस्तान लेकर के रहेंगे, तो उन्होंने भी नकार दिया, दोनों ने, कांग्रेस ने भी नकार दिया। आगे चल करके आप जानते हैं कि विश्व युद्ध जो है ख़त्म हो जाता है। ये विश्व युद्ध कब खत्म हो जाता है, 1945 में ख़त्म हो जाता है, और उधर ब्रिटेन में सरकार भी बनती है किसकी, क्लाइमेट एटली की जो है सरकार बनती है, जो कि लेबर पार्टी की सरकार थी। पहले जो है विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो इन्होंने जो है कहा चलो ठीक है भाई, हमारी जो है कमर टूट चुकी है, अब हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ना अपने दूसरे देशों पर शासन करने की स्थिति में है, हम विश्व युद्ध में जो है हमारी क्या हो चुकी है, कमर टूट चुकी है। और साथ ही साथ में जैसे अगर बात किया जाए तो इन पर जो है ख़ासतौर से यूएसए हो गया, अमेरिका, चीन हो गया, इनका भी क्या था, दबाव था कि भाई इनको क्या करो, आज़ाद करो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया इन्होंने, कैबिनेट मंत्री भेजा। तो क्या ये सब इन्होंने शौक से किया था क्या, नहीं जी, ब्रिटेन की जो है कमर टूट चुकी थी। अब उसको लगता था कि अगर और भारत में शासन करेंगे तो लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं, बड़ी सेना जो है कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, और इंडियन जो नेवी विद्रोह था, जिसे क्या कहते हैं, शाही विद्रोह कहते हैं, लाल किला मुकदमा था, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी थी, जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जो है एक बड़े लेवल पर जो है युद्ध कर चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर संभव ना था, तो ये जानबूझ करके ना किया हुआ था इन्होंने, मतलब मजबूरी में किया हुआ था। तो चलिएगा, तो मजबूरी आपने क्या समझी कि पहली तो बात ये लाए थे, विश्व युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए लाए हुए थे, ये इनकी मजबूरी थी। अगर ऐसा नहीं कहते तो फिर भारत में बड़े आंदोलन हो जाते, और हो ही गया था। इसके बाद में फिर क्या किया था गांधी जी ने, अगस्त 1946 में जो है जस्टिस के बाद में ही जब प्रावधान नहीं सही से मिले थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव हुआ था कि भारत में कंट्रोल करना नामुमकिन था। अच्छा, ऐसा इधर जो है एटली साहब को एहसास हो चुका था कि हम लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी जो कैबिनेट मिशन लाया गया था, ये भी जो है शौक से नहीं आकर के मजबूरी में आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा शासन नहीं कर सकते थे। चलिएगा, इसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर देख सकते हैं।
कि ये दोनों जो है ब्रिटिश उदारता की बजाय तात्कालिक वैश्विक और आंतरिक दबावों के परिणाम थे। क्रिप्स मिशन की मजबूरी क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जापान के बढ़ते खतरे और भारत पर आक्रमण के खतरे के कारण उसे जो है भारतीय जन समर्थन की क्या थी? आवश्यकता थी, और उस समर्थन को प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रस्ताव लाने पड़े। साथ ही अमेरिका और चीन का जो है ब्रिटेन पर दबाव भी था। कैबिनेट मिशन वो क्यों लेकर के आए? युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हड्डी टूट चुकी थी, यानी कि आर्थिक और सैन्य स्थिति कमजोर हो चुकी थी। भारत में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों के विरुद्ध जन आक्रोश, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो 1946 में हुआ था, और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो गया था। ऐसी स्थिति में जो है कमजोर होना प्रमुख कारण था, जिससे सत्ता हस्तांतरण जो है अपरिहार्य हो गया था, यानी कि जरूरी हो गया था। अब हस्तांतरण ऐसे थोड़ी ना कर दें, किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप जाएं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर संविधान निर्माण की आवश्यकता थी, तो इसलिए पहले क्या किया गया? कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो ये जो क्या था हमारा आज की जो क्या थी? आंसर राइटिंग क्लास थी। और देखेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आया हुआ है, जो भी प्रश्न है आपके, तो क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिएगा। अब कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि मुझसे क्या नहीं बनता। देखिएगा, क्या नहीं बनता? ये नहीं बनता, परिचय बनाते हुए नहीं बनता, परिचय बनाते हुए नहीं बनता। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि मुझसे जो है निष्कर्ष बनाते हुए नहीं बनता। ठीक है, कंटेंट तो ठीक है, मिल जाएगा। तो पहली बात आपको क्या आना चाहिए? प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आना चाहिए। और उस प्रश्न के समझ में आने के, मान लीजिएगा आपको समझ में आया कि हम 6 लाइन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 6-7 लाइन में जो है हम लिख सकते हैं, उतना कंटेंट हम बनता है। तो इस कंटेंट का जो 5% है वो क्या बना दीजिएगा? परिचय बना दीजिएगा। इस कंटेंट का जो है 5% आपको क्या करना है? परिचय बनाना है। अब जैसे गांधी और जिन्ना वाला हम क्या लेते हैं? प्रश्न लेते हैं कि जो धर्म को लेकर के हमारा प्रश्न पूछा गया था कि एक तरफ जो है गांधी का दृष्टिकोण और एक तरफ जो है जिन्ना का दृष्टिकोण था, इनमें परिचय की क्या बात हो सकती है? तो ये क्या थे? आपको पहले कुछ बार ही पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भाई परिचय नहीं बना पाएंगे। अब आप ये सोचते हैं कि भाई 10-15 दिन अगर लिख कर के सीख लेंगे, तो ऐसा संभव ना है। यकीन मानिएगा, मुझे भी जो है मेरी कोई कॉपी चेक करने वाला मुझे नहीं मिल रहा था व्यक्ति कि भाई मेरी कोई कॉपी चेक कर दे, एक कॉपी तो चेक कर दे, बता दे भाई कैसे लिखते हैं आंसर। तो ऐसा होता है कि सभी साधन नहीं होते हैं, लेकिन मैं बस क्या करता रहा, लिखता रहा। और यकीन मानिएगा कि मैंने छतरपुर में ही क्या किया था भाई, मुझे अच्छे तरीके से याद है, 5,000 रुपये में जो है मुझे जो है 40 टेस्ट समथिंग देने के लिए मिले थे। ठीक है, ज़्यादा लिख गया क्या, 50,000 हो गया। 5,000 रुपये में 40 टेस्ट के लिए जो है टेस्ट सीरीज मिली हुई थी। आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी तक उन्होंने मेरी कॉपियाँ ही चेक करके नहीं लौटाई है। दरअसल वो चेक करने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं। ठीक है, लिखता रहा, मैंने 50 की 50, 40 की 40 कॉपियाँ जो है लिख करके जमा कर दी और अपना मेंस दे लिया। और दूसरी बार जब मैंने इंदौर में टेस्ट सीरीज दी, तो वहाँ जो है मेरी क्या हुई, कॉपी चेक हुई। तब जो है वहाँ से मैंने सीखा कि रियलिटी क्या होती है, कॉपी में कैसे नंबर मिलते हैं, क्या होते हैं। कभी कभी तो मुझे जो है 50% नंबर मिल जाते थे, तो मुझे गुस्सा हो जाता था। कभी कभी गुड भी मिल जाता था, गुड मिला और 50% नंबर भी मिले। तो मैं कहा भाई ये क्या है? एक तरफ तो तुम क्या कर रहे हो, गुड दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ दे रहे हो 50% आधे नंबर। उन्होंने कहा बच्चा इतनी एवरेज मार्किंग होती है। तो तब मुझे समझ में आया कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे तार्किक रूप से समझाया कि भाई ऐसा ही होता है। तो ये जो है परिचय हुआ। तब आपको क्या होगा, यहाँ पर पता होना चाहिए गांधी के बारे में और जिन्ना के बारे में कि ये कौन है, और इनका धार्मिक दृष्टिकोण पूछ रहा है। तो बताइएगा परिचय में कि गांधी और जिन्ना जो है दो बड़े नेता थे, और निश्चित रूप से दोनों ने क्या लिया, धर्म का सहारा लिया था, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग थे। जहाँ महात्मा गांधी का धार्मिक दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा और ईमानदारी पर निर्भर था, जो नैतिक अवधारणा पर काम करते थे, और वह धर्म में इसे क्या मानते थे, अनिवार्य मानते थे। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वह एक राजनीतिज्ञ थे। हालांकि राजनीतिक गांधी भी थे, लेकिन जिन्ना जो है एक स्वार्थ भरी राजनीति में पड़े हुए थे। और जब वो 1937 के चुनाव में हारा, जब उसे लगा कि कांग्रेस के आगे हमारी गलने वाली नहीं है, इसलिए क्या किया कि उसे धर्म का नाम दे दिया, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे अवधारणाओं के माध्यम से जो है एक अलग देश का क्या किया, समर्थन किया। तो चलिएगा, पहली बात, जिस प्रश्न को आप लिख रहे हैं बता दूं
जो प्रश्न को आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी आवश्यक है। जब आपके दिमाग में कंटेंट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे भाई। तो जो प्रश्न आपको मिला है तो सबसे पहले क्या किया करिएगा, एक बार पढ़िएगा उसे, गूगल से, इंटरनेट से, जहाँ से भी पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग क्लास नहीं देखते हैं ना, तो यकीन मानिएगा मेरी बातें भी नहीं आप सुन पा रहे होंगे, तब आपको आंसर राइटिंग जो है बहुत बवाल लग रही होगी। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही सीख पाओगे। अगर इतना आसान होता ना तो मेरे भाई हर गली में आपको क्या मिल जाते, सिविल सर्वेंट मिल जाते। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे सिलेबस में, बहुत सारे उसमें करना, पहले प्री निकालना, फिर मेंस निकालना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर दिन जो है आप क्या कीजिएगा, एक सीढ़ी चढ़िएगा। और ऐसा नहीं है जब एक पेपर की आप क्या सीख जाएंगे, आंसर राइटिंग सीख जाएंगे एक पेपर की, ठीक है। GS1 की अगर आंसर राइटिंग सीख जाते हैं तो आप जो है पैटर्न सीख जाएंगे, लिखने का तरीका सीख जाएंगे, निष्कर्ष बनाना सीख जाएंगे। और निष्कर्ष हमेशा जो है 2 चीज़ों से बनाइएगा। जैसे इसी का धर्म वाले क्वेश्चन को लेते हैं, गांधी वाला, जो गांधी और जिन्ना का धर्म था, इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। एक तो निष्कर्ष परिणाम से आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा, परिणाम से निकालिएगा। और एक जो निष्कर्ष है, आप भविष्य में कोई घटना अगर हुई है या मतलब जैसे घटना तो कब की है, ये आज़ादी के समय की है, लेकिन आगे उसके कोई धर्म के आधार पर घटना हुई है राजनीति में से, तो उस पर जो है निष्कर्ष बना सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें उस घटना से सीखने की आवश्यकता है। या फिर आप जो है भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में संदेश दे सकते हैं कि धर्म का जिस प्रकार से यहाँ इस्तेमाल किया गया, आगामी जो है राजनेताओं को इससे सीखना चाहिए, या सीखने के बजाय जो है एक दृष्टांत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी खुद की समीक्षा करने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इतिहास है, जैसे कोई योजना है या अर्थव्यवस्था में है, तो वहाँ योजना से, डाटा से, या फिर जैसा भी आप सिद्ध कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि लगे बस ऐसा सिंपल एक लाइन में नहीं लिखिएगा, प्रश्न को ही मत दोहरा दीजिएगा एक लाइन में ही, कि निष्कर्ष में जो है प्रश्न को दोहरा दें। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।